हेलो गाइस। तो भाई लोग, मैंने एक वीडियो में बनाया था कि सुपर गन अमेरिका बना रहा है। तो ये सुपर गन टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। 1960 में गेराल्ड बुल, जो कि कैनेडियन इन्वेंटर थे और वर्ल्ड के लीडिंग आर्टिलरी एक्सपर्ट थे, उन्होंने वर्क किया यूएस के साथ, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ सुपर गन टेक्नोलॉजी पे। उनके डिज़ाइंस शुरुआती दौर में सुपरसोनिक फ्लाइट को टेस्ट करने के लिए होते थे, बिना किसी कॉस्टली विंड टनल की ज़रूरत के, और फायर करके प्रोजेक्टाइल्स को छोटी दूरियों पे थ्रू द बैरल ऑफ लार्ज गन। मच ऑफ द बुल्स करियर स्पेंड हुआ था गवर्नमेंट के फंडेड वेपन्स रिसर्च पे। तो गवर्नमेंट जो पैसा देती थी उनके रिसर्च ये करते थे, डिज़ाइन करते थे रॉकेट्स और गन्स को। लेकिन जो उनका एक्चुअल एम्बिशन था, उनका जो एम था, यूज़ करना था उनके डिज़ाइंस को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को, मिसाइल्स को नहीं। उनको बहुत उम्मीदें थी कि जो सुपर गन टेक्नोलॉजी होगी वो स्पेस दुनिया को रेवोल्यूनाइज कर देगी, लॉन्च कर देगी, रिमूव कर देगी रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल रॉकेट्स को, यानी जो रॉकेट हम लोग मारते हैं उसको हटा देगी। और 1961 में बुल ने वर्क किया हाई एल्टीट्यूड रिसर्च प्रोजेक्ट HARP पे, जो कि जॉइंट प्रोग्राम था यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट का। बुल और उसके कलीग्स ने मॉडिफाई किया एक्स नेवी गन्स को, फायर किया वेदर प्रोब्स इनटू सब ऑर्बिट और बैक डाउन अगेन। तो यानी फायर प्रोब यानी वेदर तक, भाई वेदर से सब ऑर्बिट, आसमान से फिर ऑर्बिट की तरफ गया और फिर दोबारा नीचे आ गया। लेकिन जो प्रोजेक्ट था ये कैंसिल कर दिया गया 1967 में, क्योंकि इसका कॉस्टली वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। मतलब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था और इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सका। लेकिन बुल ने इसको टेस्ट किया फिर से, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग गन टू लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट। तो उनको सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था, इसलिए उन्होंने टेस्ट को करते रहा। लेकिन बुल ने लाइक किया आइडिया को, क्योंकि ये निगेट करेगा मल्टीपल रॉकेट स्टेजेस को, रीच करेगा ऑर्बिट पे, और पहला मूवमेंट होगा कन्वेंशनल रॉकेट लॉन्च रिक्वायर मैसिव एनर्जी टू मूव रॉकेट। तो हम लोग भी जानते हैं भाई, किसी भी रॉकेट को भेजने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसकी जगह यदि ये बुलेट जाएगा तो भाई उसमें एनर्जी भी कम लगेगी और देश का पैसा भी बचेगा। तो जब व्हीकल को फील किया गया, ज़्यादा तक फ्यूल के द्वारा एटमॉस्फेयर जो था थिकेस्ट होने लगा, जैसे जैसे गाड़ियों में तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब जाने लगा और एटमॉस्फेयर मोटा होने लगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, ओजोन जो कि अब आना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसकी समस्या होने लगी। इसलिए रॉकेट मोटर्स जो थे वो भी धीरे धीरे महंगे होने लगे। तो एंड्रे वेगिंस, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट MC हिल यूनिवर्सिटी कनाडा, उन्होंने बताया कि जो बुल है वो रिड्यूस करना चाहते थे कॉस्ट के स्पेस लॉन्चेस को। यानी जो अंतरिक्ष में जितना पैसा लगाया जाता है एक रॉकेट को उड़ाने के लिए, उसके ऊपर पैसा जितना लगता है उसको थोड़ा कम करना चाहते थे। और उन्होंने पहले स्टेज के रॉकेट को मतलब करने के लिए एक लार्ज गन बना दी फर्स्ट स्टेज में, जो कि एनेबल कर रही थी एक हार्डवेयर को रीयूज़ करने के लिए और ईजिली सर्विस करने के लिए। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो सैटेलाइट होगा वो सरवाइव नहीं करेगा मैसिव जी फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्पेस गन लॉन्च। तो जो सैटेलाइट होगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो पहले ही उससे नष्ट हो जाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जो हिगिंस के हिसाब से था, ये एग्जैगरेटेड होगा, मतलब कल्पना के बाहर, ऐसा उनके कहने का मतलब था। मिलिट्री आर्टिलरी सेल्स जो आज हैं उसमें GPS है, लेज़र गाइडेंस ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि सर्वाइव कर जाते हैं इस तरह के एक्सेलरेशंस को। तो एज अब ये किया जा सकता है, लेकिन अब वो नहीं होंगे। लेकिन सब कुछ लॉन्च नहीं किया जा सकता इस तरीके से, लेकिन अ गन लॉन्च किया जा सकता है वेल सूटेड लॉन्चिंग फ्यूल के साथ, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स भी होंगे, ऐसा हिजिंस ने कहा है। तो ऐसा उनके कहने का मतलब है, इस गन को लॉन्च किया जा सकता है जिसमें हिडिंग मटेरियल्स होंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए, अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए फ्यूल दिया जाएगा इसमें। और उन्होंने कहा कि जो पुशिंग थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर एट अ हाई स्पीड विच इज़ ऑल्सो डेंसर इज़ एन इंटेंस हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम। तो भाई गर्मी उसका बहुत प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं भाई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और एक लेवल यानी आसमान के जैसे ऊपर जाएंगे, सूरज की जो किरणें होंगी डायरेक्ट हम लोग पे पड़ेंगी और गर्मी गजब की लगेगी। तो भाई वो प्रॉब्लम होगी और उसी से हीट की प्रॉब्लम। तो ये बेबी लियोन का स्पेस गन है। तो भाई ये बेबी लियोन का स्पेस गन है जो अंतरिक्ष तक हमला करने की क्षमता रखता है। और जो एबिलेटिव कोटिंग और हीट सील्ड था नोज ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, वो जॉब पे था। उन्होंने कहा कि एडिंग दैट वन ऑफ द मेन डाउन सेल्स वुड बी सोनिक बूम। तो मतलब सोनिक पावर, हवा की रफ्तार से तेज, उसको देना होगा, जो कि इन्वामेंटल हो सकता है या पॉलिटिकल कंसर्न हो सकता है। तो गाइस, या तो प्रकृति के द्वारा इसको दिया जा सकता था, या तो पॉलिटिक्स में लोगों का पैसा लेके इसके ऊपर थोड़ा और स्पेंड करके
बनाया जा सकता था। लेकिन नेवरलेस बुल ने कन्विंस किया कि उनका जो सुपर गन डिज़ाइन होगा वो फ्यूचर के स्पेस लॉन्चेस में मदद करेगा और उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी। और 1970 में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थी इसने इंटरेस्ट खो दिया सुपर गन के ऊपर और आर्म्स सेल टू साउथ अफ्रीका डील विथ इराकी गवर्नमेंट। और इसने फंड किया अपने सुपर गन प्रोजेक्ट को। बुल ने अपने वेपन्स को बेचना शुरू किया प्राइवेट कंपनियों को। उन्होंने स्पेस रिसर्च कॉरपोरेशन क्यूबेक बनाया। उन्होंने सेल किया अपने आर्म्स को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को। 1976 में बुल को अरेस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में वायलेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस आर्म्स एम्बार्गो और सर्व किया गया 6 महीने के लिए। तो 6 महीने भाई जेल में भी रहे। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ उन्होंने मतलब हथियार दिए और जो रिलीज़ था उसमें स्टार्ट किया सेल करना अपने आर्म्स को साउथ अफ्रीका में और फाइन किया गया उनको $55,000 इंटरनेशनल आर्म्स डीलिंग के लिए। और परेशान होकर कैनेडियन और यूएस गवर्नमेंट से अपने वर्क में बुल मूव कर गए ब्रुसेल को, बेल्जियम को, जहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया यूरोपियन कंपनी के साथ। 1981 में इराकी गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किया बुल को डिज़ाइन करने के लिए आर्टिलरी उनके लिए इराक ईरान वॉर में। और सदाम हुसैन ने इराकी डिफेंस सेक्रेटरी ने लाइक किया बुल्स का डिज़ाइन। 1988 में इराकी गवर्नमेंट ने पे किया बुल को 25 मिलियन, बिगिन किया प्रोजेक्ट बेबी लियोन और जो पहला रियल स्पेस गन प्रोजेक्ट था वो बनाया। और जो फंडिंग था प्रोवाइड किया गया बुल को कंडीशन पे कि वो कंटिन्यू करेंगे वर्क को ईरानी मिलिट्री के लिए, मतलब ईरान के अलावा किसी और देश को नहीं बेचेंगे। और प्रोजेक्ट बेबी लियोन स्टार्ट हुआ 3 सुपर गन्स के साथ, जिसमें से 2 1000 मिलीमीटर कैलिबर गन थे जिसका बिग बेबी लियोन कहा गया। और जो तीसरी वाली थी 350 मिलीमीटर कैलिबर गन थी जिसको बेबी लॉन कहा गया। और जो 1000 मिलीमीटर कैलिबर गन थी वो 156 मिलीमीटर लॉन्ग थी जिसमें 1 मीटर बोर भी था और वजन था 1510 टन ओवरऑल। और थियोरेटिकली इन्होंने 9 टन ऑफ स्पेटिकल सुपर गन प्रोपेलेंट बिग बेबी लियोन को लॉन्च किया 2000 किलोग्राम रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल जिसने कैरी किया 200 किलोग्राम के सैटेलाइट को। तो इन्होंने मतलब इस गन की मदद से सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। लेकिन इसको करने में उन्हें एनॉर्मस चार्ज रिक्वायर्ड की ज़रूरत थी। अगर ऐसा करते तो उनको बहुत पैसा चाहिए था और कंसिडरेबल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ से, मतलब टेक्नोलॉजी की कमी थी उस समय और जो गन की साइज़ थी वो भी बड़ा था। और इसलिए निकोलस हेल ने जो केपलर ऑफ आर्टिलरी एट द रॉयल आर्मर्स एट द फोर्ट नेशनल हेम्सफेयर रिमेनिंग पीसेस ऑफ द बिग बेबीलोन आर केप्ट ऑन डिस्प्ले। तो जितना भी इन्होंने काम किया भाई आर्टिलरी गन जो भी बनाए, पैसा ना मिलने का कारण उस प्रोजेक्ट को वहीं रोकना पड़ा। तो उनके आज भाई म्यूज़ियम में रखे हुए उसके स्पेस गन को। तो ये है भाई 2 सेक्शंस ऑफ बिग बेबी लियोन। ये बोल्टेड टुगेदर है रॉयल एम्परर्स फोर्ट नेशन पॉट्स स्टोर में। और ये जल्दी जलती है लेकिन आपको इसके लिए सस्टेन रिलीज चाहिए सच अ लॉन्ग बैरल के लिए। आपको सॉल्व करना होगा सम फार मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस देन विद स्मॉल टाइप्स ऑफ आर्टिलरी। हिल ने कहा है। तो हिल ने कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको लॉन्च करना है बड़ी वाली आर्टिलरी गन को, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा और दिमाग लगाना होगा कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, किसको कितना नुकसान होगा। और छोटी वाली आर्टिलरी गन में इजी रहेगा कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कितना नुकसान होगा, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। और हिल के हिसाब से बिल वर्क कर पाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उनको रफली जो प्रोजेक्टाइल होगा ये कैसा दिखता, लाइक समथिंग सिमिलर टू एन एंटी टैंक राउंड। तो एंटी टैंक राउंड की तरह ये दिखता है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो था लाइट वेट केसिंग में हो जाता जो फॉल कर जाता मजल ऑफ द गन के ऊपर। और बियॉन्ड डैट हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उन्होंने कहा। और हैड बुल बीन एबल टू वर्क आउट दिस इशूज, उससे पहले अगर इस पे वर्क करते जो कैपेबिलिटी था बिग बेबी लियोन का, इसने सुपर गन को बहुत ही सस्ता बना दिया लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को। और जो कंपोनेंट्स थे बिग बेबी लियोन गन्स के मैन्युफैक्चर किए गए यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, इटली में। पार्टिकुलर मैसिव स्टील पाइप्स विद डिस्प्ले में रखे गए फोर्ट नेल्सन के मैन्युफैक्चर किए गए यूके में सेल्फ फुट फौज मास्टर्स द्वारा। तो गाइस जब ये बिग बेबी लियोन बन गया तो उसके बाद जानते हो कॉपी तो भाई पूरी दुनिया करती है, तो वही हुआ। लेकिन हाइपोथेटिकली बिग बेबी लियोन जो था ये कैपेबल था फायर करने के लिए 600 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 1000 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब 600 किलोग्राम का गोला बारूद ले जाके 1000 किलोमीटर दूरी तक गिरा सकता था, जिसमें 9 टन स्पेकियल सुपरगन प्रोपेलेंट था। और ये कुवैत और ईरान में
बहुत अच्छा काम किया स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में इराक से। लेकिन बुल अनअवेयर थे पॉसिबिलिटी का कि जो इराक है इस यूज़ करेंगे सुपर गन के टेक्नोलॉजी को फायर करने के लिए मिसाइल्स। उनको पता ही नहीं था कि जो इराक है यूज़ करने वाला इसको मिसाइल्स उड़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने बाद में नोटेट किया कि ये इम्पैक्टिकल वेपन होगा, ऐसा हेली ने कहा। हेली ने एक्सप्लेन किया कि जो वास्ट साइज था सुपर गन का वो पॉसिबल नहीं था कि वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकते और पॉइंट किया जा सके वन डायरेक्शन में। इसका स्लो रेट ऑफ फायर था, सो जो गन है वो लोकेट किया जा सकता था और डिस्ट्रॉय किया जा सकता था आसानी से। तो ये गन का वजन देख के और इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत कम थे, इसलिए इसको आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। इसलिए हेली ने पॉइंट किया कि जो रिकॉयल फोर्स था गन के द्वारा वो 27,000 टन का था, इक्विवेलेंट था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द्वारा। तो जितना न्यूक्लियर बम का वजन होता है उतना इसका वजन था, जो कि रजिस्टर किया गया सिग्निफिकेंट सिस्मिक इवेंट वर्ल्ड वाइड में। और सब कोई जानता था कि ये कहाँ है, और इमिडिएटली नोन के बाद ये फायर किया गया सिस्मिक ट्रेमर्स के द्वारा इसने किया, और ये कम्प्लीटली वल्नरेबल था एयर अटैक के लिए, ऐसा हेली ने कहा। तो एयर अटैक अच्छे से कर सकता था, लेकिन तभी एयर अटैक में भी डिस्ट्रॉय हो सकता था और आप इसको ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब एक बार अलाउ करेगा ब्रेन को थिंक करने के लिए इसके ऊपर, जो हुसैन ने किया, तो ये टेम्पटिंग होगा, कंसाइडर करेगा मिलिट्री को ट्रीट को। तो ऐसा कहा है कि अगर हुसैन के बाद इसके ऊपर अगर कोई और काम करेगा तो ये दुनिया के लिए भाई नया समस्या खड़ा कर सकता है। और शॉर्ट कमिंग में इराकी गवर्नमेंट ने इस वेपनाइज सुपर गन को रखा हुआ है अभी भी, और चाहती है कि ऐसा और गन बनाए। और ये इसका मतलब था लॉन्ग रेंज अटैक होगा और बिल्ड करेगा स्पाइस सैटेलाइट्स को, ब्लाइंड स्पाइस सैटेलाइट्स को। तो मतलब जो सैटेलाइट्स जो लगे हुए हैं उनको भी निश्चय नाबूद कर देगा। ऐसा जनरल हुसैन कामिल ने अल मजीद, जिन्होंने सुपरवाइज किया था इराक के वेपन्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम को, उन्होंने कहा, और उन्होंने डिटेक्ट किया जॉर्डन के वर्क करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। हमारे साइंटिस्ट जो तो सीरियसली वर्क कर रहे थे उसके ऊपर, और डिज़ाइन किया गया था एक्सप्लोर करने के सेल को स्पेस में, डैट वुड हैव स्प्रेड अ स्टिकी मटेरियल ऑन द सैटेलाइट एंड ब्लाइंडेड इट। तो जैसे ही ये स्पेस में जाता और जो भी सैटेलाइट को ये हिट करने वाला है या जिसके पास जाता, उसके ऊपर एक स्टिकी मटेरियल गोंद जैसा चिपका देता, जिससे सैटेलाइट को कुछ दिखता ही नहीं और वो हमारी जासूसी नहीं कर पाता। और ये सिलेक्शन ऑफ इराकी सुपर गन है इम्पीरियल वॉर म्यूज़ियम की तरफ से, तो इसके म्यूज़ियम में रखा गया भाई सुपर गन को। और इसका मतलब है कि जो लॉन्ग रेंज अटैक होगा ये ब्लाइंड करेगा स्पाई सैटेलाइट्स को। जनरल हुसैन कामिल ने अल मजीद ने सुपरवाइज किया इराकी वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। उन्होंने कहा है और मई 1989 में बेबीलियन 45 मीटर लॉन्ग रेंज प्रोटोटाइप गन कंप्लीट किया गया था, माउंट किया गया था हिल साइड पे, और टेस्ट उसका शुरू किया गया था। लेकिन ये लॉन्च किया था प्रोजेक्टाइल को 750 किलोमीटर तक। और उसके बाद 22 मार्च को बुल जो थे शॉट 3 टाइम्स ब्लैक और ट्वाइस में हेड में इंटर किए अपार्टमेंट में ब्रुसेल में, जहाँ पे उनको कोई विटनेस नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला असैसिनेशन के लिए। और जो गन था उसको साइलेंस्ड कर दिया गया, और जो किलर था उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो एक गन बनाया जिसने बनाया था भाई उसका मार दिया गया, और उस किलर को कभी पहचाना नहीं गया, और इस गन को भाई हमेशा के लिए मतलब छुपा लिया गया। और मंथ जब उनका किल हो गया था, बुल के जो फ्लैट था उसमें और उसको ब्रोक कर दिया गया था, उसमें चोरी हुई थी। अब बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट जो था, वेयरिंग जो था वो भी ले लिया गया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से जो पुलिस अराइव हुई थी सीन पे, उन्होंने फाउंड किया था जो की था वो डोर पर लगा हुआ था, और उनके ब्रीफ केस में जो कि खुला नहीं था उसमें कंटेन था नियरली $20,000 यूएस कैश में। और अभी तक ये जाना नहीं गया किसने बुल को मारा है, लेकिन असैसिनेशन लिंक दे इराकी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ, जो कि कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सुपर गन, नॉट बिकॉज ऑफ इस वर्क टू इम्प्रूव इराक्स बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है इसको इसराइल की सेना ने मारा हो, उनकी सीक्रेट आर्मी ने, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इराक का अपना टेक्नोलॉजी को थोड़ा बूस्ट करे। इसीलिए उन्होंने लिंक किया था असैसिनेशन को यूएस के, यूके और साउथ अफ्रीकन इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ और इराकीस के साथ। और बुल्स के डेथ के बाद जो प्रोजेक्ट बेबीलियन था वो ठंडा हो गया, और 2 हफ्ते बाद उनके एसिनेशंस यूके कस्टम्स में सीज्ड कर लिए सुपर गन को, कंपोनेंट्स को। और अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को कब्जा में ले लिया, जो कि एंड कर दिया वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट विद द इराकी रेजिमी। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।